यूपी के बाहर भी सीएम योगी की काफी डिमांड है। कल उन्होंने राजस्थान में 3 जनसभाओं को संबोधित किया और आज सीएम योगी महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरह से हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए, वही हुंकार आज महाराष्ट्र में सुनाई देगी, उसकी गूंज। अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री है और संवाददाता अविनाश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं और धरातल पर क्या सुगबुगाहट है यही समझने की कोशिश करेंगे। अविनाश, आपसे आज सियासत का सुपर मंडे साबित होने जा रहा है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की एंट्री, जहां वो हुंकार भरेंगे, तो साथ ही जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी आज प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में, जहां जेपी नड्डा रामपुर और बिजनौर में, तो स्मृति ईरानी अमेठी में जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो करते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है और देखा जाए तो बहुत ही आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है। महत्वपूर्ण देखिए ये भी है कि जहां एक तरफ बीजेपी के जो दिग्गज, चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, सीएम योगी की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, या जो पूरी ब्रिगेड है भारतीय जनता पार्टी की, जो फर्स्ट लाइन के नेता हैं, वो चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं अगर हम विपक्षी बड़े चेहरों की बात करें तो अभी तक चुनाव प्रचार में वैसा जोश नहीं देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और जहां तक सवाल देखिए मुख्यमंत्री योगी का है, तो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में जबरदस्त डिमांड है चुनाव प्रचार के लिए। और चूंकि देखा जाए तो जो बीजेपी का चुनाव प्रबंधन है, चूंकि उसकी एक समिति है, उसकी एक टीम है, चुनाव प्रबंधन के पास अलग अलग राज्यों की जो टीमें हैं वो लगातार डिमांड कर रही हैं, लगातार अनुरोध कर रही है कि वहां पर उन राज्यों में भी मुख्यमंत्री योगी को भेजा जाए। और यही वजह है कि राजस्थान के बाद आज महाराष्ट्र में भी कई चुनावी सभाओं को सीएम योगी संबोधित करेंगे। और देखिए, न सिर्फ इस लोकसभा चुनाव में बल्कि इससे पहले जो तमाम चुनाव संपन्न हुए अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव थे, उसमें भी देखा गया कि मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता थी वो वहां पर सर चढ़कर बोल रही थी। चाहे हम केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां की बात करें, वहां पर कई चुनावी जो बड़ी जनसभाएं हैं या फिर रोड शो था उसको आयोजित किया गया। और इस चुनाव में भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से बाहर अलग अलग राज्यों से डिमांड आ रही भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट यूनिट है कि वहां पर भी मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में उतारा जाए। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। और चूंकि देखिए यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा लक्ष्य बीजेपी लेकर आगे बढ़ रही है 80 सीट जीतने के लिए, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूरे दमखम के साथ बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, चाहे हम कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरों की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों की बात करें, वो अभी तक धरातल पर उस जोश, उस उत्साह के साथ नजर नहीं आ रहे हैं जितना आना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की आज एक बड़ी बैठक लखनऊ में जरूर बुलाई गई है, लेकिन अगर हम एग्रेसिव कैंपेन की बात करें, चुनाव प्रचार की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, दिग्गजों की तरफ से प्रचार प्रसार अविनाश यहां पर जारी है। वहां दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी आज रामपुर और बिजनौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, पहला और छठा चरण पर अगर निगाह डालें, नजर डालें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और उसकी सहयोगी दल एनडीए पे कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण यहां पर रहने वाली, क्योंकि वो 14 सीटें जिस पर बीजेपी की निगाह है, जो पिछले चुनावों में हमने देखा था वहां पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी, और रामपुर में पहले चरण पर चुनाव होना है, तो उस लिहाज से आज का ये दौरा जेपी नड्डा का कई मायनों में काफी अहम रहने वाला है। और क्या संदेश वो इस चुनावी जनसभा में देते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। देखिए, जहां तक सवाल 14 हारी हुई सीटों को लेकर है, जो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तो चूंकि उन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी पिछले काफी समय से, अगर पिछले 1.5 साल की बात करें, तो उन सभी 14 सीटों के लिए अलग अलग प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त किए थे। और उन सीटों पर किस तरीके से बूथ को मजबूत किया जाए, उसको लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही थी। क्योंकि देखा जाए तो उसमें तमाम ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए थोड़ी सी टफ मानी जाती हैं। चाहे हम आजमगढ़ की बात करें, मैनपुरी की बात करें, मुरादाबाद की बात करें,
रामपुर की बात करें, संभल की बात करें। हालांकि देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि उनमें से कई ऐसी सीटें रही जो लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की, चाहे हम आजमगढ़ की बात कर लें या रामपुर की बात कर लें। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये सीटें कहीं ना कहीं जो जातीय और एक धार्मिक समीकरण है उसके लिहाज से बीजेपी के लिए टफ जरूर मानी जाती है। हालांकि उन सीटों को लेकर बीजेपी अपने प्रबंधन में पिछले काफी समय से जुटी हुई थी और जो बीजेपी के लिए सबसे कमजोर बूथ थे उन बूथों को किस तरीके से बीजेपी मजबूत कर सके उसके लिए लगातार बीजेपी के जो तमाम नेता थे उन जिलों का, उन सीटों का दौरा कर रहे थे। जहां तक सवाल पहले चरण के चुनाव को लेकर है तो जाहिर सी बात है कि पहले चरण में चूंकि देखा जाए तो पीलीभीत हो गया, बरेली, रामपुर या फिर जो दूसरी सीटें हैं, निश्चित तौर पर इसमें कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के समीकरण के लिहाज से फिट नहीं या फिर मुफीद नहीं समझी जाती है। लेकिन बीजेपी चूंकि कहा जाता है कि 365 दिन 24 घंटे चुनाव लड़ती है और अपने प्रबंधन के जरिए किस तरीके से सीटों को जीता जा सके इस पर लगातार काम करती रहती है। और आपने अभी हाल फिलहाल में भी देखा होगा कि चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले जो बीजेपी ने बूथ कमेटियां बनाई या फिर जो चुनाव प्रबंधन की टीम बनाई, चूंकि सबकी यही कोशिश रही कि बूथ लेवल से, चूंकि एक माइक्रो लेवल पर बीजेपी इलेक्शन के समय पर काम करती है, तो माइक्रो लेवल पर किस तरीके से काम किया जाए ताकि जो बीजेपी के लिए कमजोर बूथ हैं उन बूथों को मजबूत किया जाए। और अब चुनाव प्रचार में जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता जाकर माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, और जिस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से कमान को संभाले हुए हैं। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए सियासी जमीन को मजबूत करते नजर आए, राजस्थान में एंट्री हुई, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की उसका फायदा भी बीजेपी को मिला था और अब महाराष्ट्र में उनकी एंट्री होने जा रही है। तो सीधे तौर पर हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को कहीं ना कहीं धार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और अब महाराष्ट्र में भी यही हवा जो है वो बहती हुई नजर आएगी इस चुनावी जनसभा के जरिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम योगी पूरे देश में अगर बात करें हिंदुत्व के चेहरे की तो सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। और यही वजह है कि जब हमने देखा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था तो वहां पर भी जबरदस्त डिमांड देखी गई सीएम योगी की। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर भी चूंकि लगातार चुनाव प्रबंधन के पास ये डिमांड आ रही थी कि वहां पर सीएम योगी को भेजा जाए, तो इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि सीएम योगी से कोई बड़ा चेहरा हिंदुत्व का इस वक्त पूरे भारत में है। और यही वजह है कि देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें, चूंकि राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी और माना जा रहा है कि कई राज्यों में, हालांकि देखिए चूंकि सीएम योगी की ये कोशिश है कि जो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन सभी सीटों पर कम से कम एक रैली, चुनावी जो रैली है वो उसको किया जाए। हालांकि इससे पहले आपने देखा कि दर्जनों प्रबुद्ध सम्मेलन चूंकि पिछले महीने ही शुरू हुआ था और दर्जनों प्रबुद्ध सम्मेलन अब तक आयोजित किए जा चुके हैं। और बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से चुनावी जनसभा में सधी और सीधी और दो टूक बोलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं एक हुंकार से लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग पे, दिलों पर असर करता है और यही वजह है कि वो मोदी के एजेंडे को भी विस्तार देते नजर आते हैं और यही वजह है उनकी डिमांड भी सबसे ज्यादा रहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी आपकी देने के लिए। तो आपको बता दें कि विरोधियों को हर मंच से ललकार बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के सीकर में जनसभा को संबोधित किया। तो इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला भी किया। सीएम योगी ने आतंकवाद समस्या है और मोदी इसका समाधान। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आपसी संबोधन में राम राम नहीं बोलते हैं बल्कि आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करते हैं। आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। आतंकवादियों का राम नाम सत्य है होना चाहिए ना, और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे। यही वोट जब गलत पार्टी को जाता था तो देश में आतंकवाद पनपता था, दंगे
थे, कर्फ्यू लगता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। लेकिन यही वोट जब सही हाथों में गया, सही जगह गया, सही पार्टी को गया, तो उत्तर प्रदेश में तो लोग दंगा करना ही भूल गए। 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, वहां कर्फ्यू भी नहीं लगा। यानी उत्तर प्रदेश के लोग कर्फ्यू भूल गया।